सो अगेन नॉर्थ इंडिया में आते हैं फर्दर जहाँ से हमने छोड़ा था, ठीक है। तो लास्ट वॉज लाइक द कन्वास, सातवाहनास, एंड यू विल फाइंड दैट दिस नॉर्थ इंडिया वुड बी कैप्चर्ड बाय जो कुशाना का पीरियड था, कुशाना के फ्यूडिटरीज थे गुप्तास. So Guptas will capture initially from the very small place, then they will try to expand the place. So had the expansion policy and they will enlarge the entire North India under their rule. Clear? तो आप देखोगे कि एक मैप है, अगर इस मैप में आप कलर आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो इट्स वेरी स्मॉल. हियर यू विल फाइंड द पर्पल कलर. So Shrigupta small established the very smaller place over here. Then like Chandragupta started expanding the empire. Chandragupta I, he एक्सपेंडेड टू अयोध्या, काशी, पाटलिपुत्र तक पहुंचे. तो ये एरिया कुछ साइज में आया. देन फर्दर समुद्रगुप्त एनलार्ज दिस डार्कर एरिया एंड गॉट द ट्रिब्यूट फ्रॉम द लाइटर येलो एरिया. क्लियर? तो डार्कर एरिया वाज अंडर हिज डायरेक्ट रूल एंड द लाइटर कलर लाइक गंधारा, काबुल एंड ऑल दिस एरिया थ्रू कामरूपा, असम, ये सब एरिया ऐसा था वेयर द लाइक दीज किंग्स एक्सेप्टेड द सुजरेनिटी ऑफ समुद्रगुप्त. Clear? Now, further the Chandragupta II will conquest the western area, Gujarat, western Gujarat. अब देखो यहाँ पे फैक्ट ये है कि लो here you will see the entire Gupta area including the green part, Chandragupta II. अब Chandragupta II का एरिया अगर इंक्लूड कर दोगे पूरे एग्जिस्टिंग एरियाज में, एंटायर प्रीवियस एग्जिस्टिंग एरिया, सो यू विल फाइंड दैट Chandragupta II हैज द लार्जेस्ट एरिया विद रिस्पेक्ट ऑफ गुप्ता पीरियड. लेकिन ऐसा नहीं है. चंद्रगुप्त II ने जो समुद्रगुप्त एट दैट टाइम द समुद्रगुप्त हैज द लार्जेस्ट एरिया, उसने अपना एरिया एक्सपैंड किया. लेकिन जब आगे के जो किंग्स आएंगे चंद्रगुप्त II, they will expand the area but not with the same pace the Samudragupta has done. And the second thing is that when he will expand this area, then some smaller kingdoms they will declare their independence. So net क्या होगा, चंद्रगुप्त II का जो एरिया होगा वो कम होगा. इसलिए मैप को समझाना बहुत जरूरी है आपको. आप मैप देखोगे तो आप कहोगे सबसे बड़ा एरिया चंद्रगुप्त II के पास था, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग एरिया में चंद्रगुप्त II ने अपना एरिया ऐड किया. बस समझ आई? इट क्लियर है? सो एट दैट टाइम which Gupta ruler has the largest area? Samudragupta. Clear? That's why he was called as the very good Napoleon of India. So first the like dynasty would be started with Shrigupta, founder, then followed by Ghatotkacha, Chandragupta I, Samudragupta, Chandragupta II, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त. इतना ही हमको पढ़ना है. लास्ट पढ़ना है क्योंकि विष्णुगुप्त वाज द लास्ट रूलर, तो इसलिए हमको नाम पता होना चाहिए. क्लियर? सो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट लाइक फॉर एग्जांपल during the reign of Kumargupta, what was the important event? Kumargupta is known for what? Yes, construction of Nalanda University. लेकिन remember that when during the period of Chandragupta, which Chinese writer came? Huansang or Fayan? Fayan. Fayan came during the period, and Fayan here, that's very important and very like sensitive term will be used here so that you can understand. Fayan visited Nalanda during the reign of Chandragupta. ध्यान रखना, नालंदा की बात की गई है, नालंदा यूनिवर्सिटी की नहीं, क्योंकि फायान आएगा चंद्रगुप्त I के टाइम पर, तब तो नालंदा यूनिवर्सिटी बिल्ट ही नहीं हुई है. और चंद्रगुप्त और जब हुएनसांग आएगा हर्षवर्धना के टाइम पर, देन ही वुड स्टडी इन नालंदा यूनिवर्सिटी. बात समझ में आई? तो अब कुमारगुप्त I के टाइम पर नालंदा यूनिवर्सिटी बिल्ड की गई है. तो जो पहले आएगा, अगर फायान पहले आएगा तो कैसे जाएगा नालंदा यूनिवर्सिटी? तो आप ये कॉमन सेंस लगाकर उसको रॉन्ग कर दोगे कि लाइक यू विल अज्यूम दैट नालंदा इज नालंदा यूनिवर्सिटी. क्लियर? समझ में आ रही बात? सो फायान विजिटेड नालंदा. नालंदा गया क्योंकि नालंदा में देवर नंबर ऑफ मॉन्क्स, बुद्धिस्ट मॉन्क्स be living over there, so he will interact with these people. हाँ, no, they are different. ठीक है. Xuanzang, he was also came under the Harshvardhana rule. Xuanzang, Fayan and Huansang, 3 different Chinese travelers. Clear? Any doubt? Now coming to the further facts. Now here he was like Gupta Empire was known as the empire which united
North India after Mauryan Empire. Clear? So after Mauryan Empire, the Gupta Empire further united. It means that it is asked that which of the following rulers are known as the rulers who unified the northern India. ऐसे दिया होगा Mauryan, Gupta और Iltutmish, right, and Ibrahim Lodi. Clear? So can you identify किसने कौन कौन रूलर्स ने इंटीग्रेट किया? इंटीग्रेट किया मतलब they did not lost the territory but they added some territory to their empire. ठीक है? So Lodi lost the territory, Sayyid lost the territory, Iltutmish, Khilji, Alauddin Khilji, they added the territory. So other than like confining to the North India, they established to South India as well as Eastern India, right? So that's why this question can be asked, where you should know that whether they during that period like territory was integrated or disintegrated. Clear? So question can be asked in any way, conceptual question can be there, right? So now here, so the Guptas were believed to be the feudatories of Kushanas. Clear? Then they ruled over Madhya Desh, Magadha तो हमने already पढ़ लिया है. तो golden age इसे इसलिए बोलते हैं because of the cultural achievement like Sanskrit literary works, sophisticated stone culture. अच्छा एक चीज और है, like during which rulers reign there would be 9 jewels existing. एक तो अकबर के टाइम में और दूसरा चंद्रगुप्त 1 और 2. क्लियर? श्योर? चलो देखते हैं कौन कौन से थे वो 9 jewels. ठीक है? कैन यू आइडेंटिफाई एनी वन ऑफ द प्रोमिनेंट? अमोघ वर्ष और यस कालिदास. क्लियर? सो prominent members का नाम याद रखो. अमोघ वर्ष also prominent. There was a doubt, but there's one controversy also we will discuss about that regarding the name of Harisena was the part of that 9 jewels or not, right? So we will also discuss about that. Let's see one by one. So here Chandragupta I. So first important king of Gupta dynasty. It laid the foundation of Gupta Empire, not the Gupta dynasty. Clear? So Shrigupta established the dynasty, but he was known for establishing empire because he started expanding the empire. Then claimed the title of, अभी इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछते महाराज धीराज, ठीक है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो चुका है ये टॉपिक. नाउ enhance his power and his prestige by marrying Kumara Devi, princess of Lichavi clan. That is important now of Nepal, since the Guptas were probably Vaishyas by caste. So it is considered that out of all these, the previous empire builders, Guptas were the first who were from Vaishya, who established empire. Clear? Now, who were considered as the first Brahmanas to build empire. मौर्य के बारे में तो पता भी नहीं है. It's like Shudra clan. नंदा. Satavahanas. Clear? Satavahanas. Now, Samudragupta was referred to as the Lichavi Dohitra, मतलब grandson of Lichavi. Clear? So, Samudragupta, he followed the policy of war and conquest. That's why V.A. Smith called him the Napoleon of India. Okay, so who was known as Napoleon of India? Who referred Samudragupta as Napoleon of India? Yes. Okay. So he had several elder brothers also. So he had the war of succession also, in which he was like he defeated all his brothers. So his achievement is recorded in a long inscription engraved in the Allahabad pillar. तो जो प्रयागराज प्रशस्ति है इसके उसमें समुद्रगुप्त के बारे में बहुत तारीफें की गई है. ठीक है. सो हियर दिस it was written in pure Sanskrit. So which was the first inscription written in Sanskrit? Junagadh inscription. Can you recall right now? Junagadh inscription जो हमने रुद्रदामन का पढ़ा था, it was first inscription which is written in Sanskrit. Though that inscription also has Prakrit language with Sanskrit. Clear? Similarly, Prayagraj inscription also has
Sanskrit language. Sanskrit is written by Harishan, the cold poet. Ab now the question is, he was the cold poet, but whether he was the part of the 9 jewels or not, right? This is controversial. So most of the documents say that he was part of the 9 jewels. He was called Anukampavan, means compassion, full of compassion. Anukampavan, अनुकंपा होती है, अनुकंपा से बना अनुकंपावन. Clear? So now Meghavarman, to he granted permission to the Buddhist king of Ceylon, Meghavarman, to build a monastery where for pilgrims from Ceylon at बोध गया. तो बोध गया में परमिशन दी समुद्रगुप्त ने पहली बार सिलोन के बुद्धिस्ट किंग को, मेघवर्मन को, कि एक मोनास्ट्री बिल्ड करे. कहाँ? बोध गया में. और फंड भी प्रोवाइड किया, प्लस साथ साथ में जो भी सपोर्ट था फिजिकल स्ट्रक्चर बनाने का वो भी प्रोवाइड किया समुद्रगुप्त ने. क्लियर? नाउ हियर द magnificence of this monastery was described in 7th century works of Huensang. Right? He was a great patron of art and adopted the title of Kaviraj. Clear? So his love for music is attested by his coins that represent him playing of the veena. तो वीणा को प्ले करते हुए किसको दिखाया गया है? समुद्रगुप्त को. For the very first time we found the symbols of Shiva of which ruler's coins? Right. What's your name? What is your name? Akash. Okay, Akash, you have given every time right answers, right? So, like Vim Cutfishes, Kim Cutfishes, Kushanas, they used like coins representing Shiva, tridents, bull. और अभी हमें क्या देखने को मिला यहाँ पर? Like king playing veena for the very first time, Samudragupta. Right? Now, though Hindu by practice, he extended his patronage to other religions as well. So, and one of his ministers was the great Buddhist philosopher Vasubandhu. According to some legends, Samudragupta was succeeded by his elder son Ramagupta. Chandragupta II, but Chandragupta II killed him. ये बात समझ में आई? So Samudragupta was not immediately followed by Chandragupta II, right? Samudragupta II was followed by Ramagupta, right? So Chandragupta II killed him. So that's the story was mentioned. Now here the peak up, ये जो story है like Chandragupta II, according to this story, like so Ramagupta could not maintain the prestige of Gupta Empire, right? Because wife Dhruv Devi, Dhruv Devi की wife Chandragupta II की थी, he was wife, she was wife of Ramagupta, right? So ultimately she like when humiliating treaty हुई हुनास के साथ, शकास किंग के साथ में, तो क्या हुआ कि like wife to be sent to the enemy's camp. तो war होता है रामागुप्त का शका किंग के साथ में, और उस war के through like they had the demand to capture somebody like as security. So Ramagupta sent his wife, and that was not actually accepted by his younger brother Chandragupta II. Chandragupta II ने क्या किया कि like he defeated Shaka kings, he defeated his brother also and killed, and married his wife Dhruv Devi. Clear? This is how about the story. Now the peak of the territorial expansion of the Gupta Empire was reaching during the Chandragupta II's reign, also known as Chandragupta. अब देखो territorial, the peak of territorial expansion and the larger area, इसमें डिफरेंस समझ में आया? टेरिटोरियल एक्सपेंशन का पीक मतलब ऐसे टेरिटरी जहां पर गुप्ता अंपायर नहीं था वहां गुप्ता अंपायर पहुंचा. कहां? गुजरात. क्लियर? लेकिन फिर से इसीलिए दैट्स द कंट्रोवर्सी वुड बी देयर व्हेन यू रीड दिस स्टेटमेंट. सो यू विल अज्यूम दैट चंद्रगुप्ता II हैज अ लार्जर एरिया देन समुद्रगुप्ता. दैट इज व्हाई इट वाज क्लैरिफाइड. ये बात समझ में आई? अगर नहीं तो बताओ, किसी को कोई डाउट हो तो. टेरिटोरियल एक्सपेंशन reaches in the era of Chandragupta II, where this area was not covered by the Gupta Empire. Clear? But meanwhile, Chandragupta II lost some areas. So net area of Samudragupta was larger than Chandragupta II. Fine. Now coming to after death of her husband, Prabhavati ruled the territory as regent to her minor sons with the help of her father. देखो प्रभावती का जो रूल था गुप्ता पीरियड में, like she was very efficient ruler at that time when it was not supposed to be done or ruled by any female ruler. Prabhavati efficiently
मैनेज द एडमिनिस्ट्रेशन एट दैट टाइम, ठीक है। तो जब हम ये बात करते हैं कि लाइक ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड ही वाज द फर्स्ट रूलर फ्रॉम दिल्ली, कौन? रजिया सुल्तान। तो ऐसा माना जाता है कि लाइक शी वाज द फर्स्ट फीमेल रूलर, ठीक है। लेकिन दिस इज अगेन कंट्रोवर्शियल है बिकॉज ऑफ द फैक्ट्स दैट इज गिवन हियर दैट प्रभावती for very few time ruled over the Gupta territory, right? Now an iron pillar inscription at Mehroli in Delhi was constructed by Chandragupta II. What is the unique feature of this iron pillar? Resistance free, okay. Now he also issued gold coins called dinara. अब इस टाइम पर गुप्ता पीरियड में जो दिनारा जो गोल्ड कॉइन इशूड हुए, they were called dinara, right? Now the Udayagiri cave inscription referred to his Digvijay, that is his conquest the whole world. तो इनको क्या बोला गया? Digvijay, Chandragupta II. Then Fahian Faxian, the famous Chinese traveler, visited India during his reign. Now Fahian account. So this is some information given by, yes. Now Fahian, he was Chinese pilgrim, clear? तो ये तो सबको पता है, लेकिन अब कौन कौन से प्लेस पे उसने विजिट किया? लाइक पेशावर, मथुरा. This again, this point is important. Like Fayan visited which areas? Peshawar, Mathura, Kannauj, Shravasti, Kapilvastu, Kushinara, Pataliputra, Kashi and Bodh Gaya. City of Nalanda इसलिए स्पेसिफाइड किया गया क्योंकि नालंदा मेंशन है बुक्स में, क्लियर? So identify these texts like Nalanda University was not established at that time, clear? So he visited Nalanda city. Now he described the people of Mathura as numerous and happy and the people of Pataliputra as rich as prosperous. The main purpose of visit was to see the land of Buddha, clear? Then his accounts provided valuable information on the religious, social and economic fronts. So Fayan, Huensang, they both of them have lost a majority of work, ठीक है। तो जब वो वापस जा रहे थे तो ओरिजिनल टेक्स्ट, दिस कंप्लीट ओरिजिनल टेक्स्ट वाज नॉट टेकन बाय देम टू देयर होम टेरिटरी, right? His primary interest was religion, not political affairs. He makes no mention of any monastery or university at, clear? Because it is said by some scholars when Kumar Gupta he was building university over there, so it is said like that already there were educational center over there. So when they went through the Fayan accounts, they found that he mentioned no monastery or no university about this place. Now his court was adorned by 9 famous scholars known as the Navratna, 9 gems, 9 jewels also it is mentioned over there, ठीक है। तो कौन कौन से? कालिदास, और कालिदास की सारी जितनी भी वर्क्स हैं वो याद रख लेना। अभिज्ञान शाकुंतलम, लाइक विक्रमोर्वशीयम, देन मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम, देन रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम and Jyotirvidharban. Yeah, so all these, they are the books which are either asked in UPSC or PCS examination also, right? And in CDS also. इसका Jyotirvidharban. So this is like about the number of poems written for like worship of nature. Number of poems written for worship of nature. Kumar Sambhavam, Raghuvansham, Meghdutam. They're again like they're telling something about nature. They are the poetries. Abhigan Shakuntalam is like drama, right? Shakuntala and Dushyanta, clear? So everybody will be knowing about that, this story. Okay, then Vikramaurya Vanshiyam, तो कहा जाता है कि like Vikramaurya Vanshiyam just provide the information about the kings, rulers. तो यहाँ पे stories हैं, ठीक है, rulers की. Then Malviकाग्निमित्रम again it provides the information about the Pushyamitra Shunga, ठीक है. तो अग्निमित्र का बेटा अग्निमित्र और पुष्यमित्र शुंग, ठीक है. Then Kumar Sambhav, it's again about the poetry that provides the information about the local people as well as the princes. Kumar Sambhav, clear? Now coming to Amar Sinha. So here this Sanskrit lexicographer and poet Amar Kosh is vocabulary of Sanskrit text. तो इसके बाद थोड़ा information है. तो Amar Sinha was also the one of the 9 jewels. Then Varahamihir. So Varahamihir was considered scientist, ठीक है. So he was like mathematician and astrologer, right? So Varahamihir के जो वर्क है वो क्या थे? पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता एंड वृहत जातक, considered as the standard book for Vedic astrology. तो इन तीनों बुक्स के नाम मेमोराइज करना होगा, याद करना होगा, ठीक है. पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता एंड वृहत जातक.
So Brihat Sahita is what, like it's about astrology, because his major work about mathematics and astrology. Then here you will find that one work like Brihat Jataka considered textbook on studying Vedic astrology. So astrology के दो हैं, Brihat Samhita and Brihat Jataka. Like, and the Panch Siddhantika includes the mathematical astronomy as well as mathematical formulas and calculations also. Fine. Then we have Dhanvantari, physician, very famous physician, the first father of Ayurveda he is known as. Then अच्छा, अब यहाँ पर जो घटकर पर एन एक्सपर्ट इन स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर एंड और हरिसेना, ठीक है। तो ये कंट्रोवर्सी है कि वेदर हरिसेना वुड बी आउट ऑफ 9 ज्वेल्स और द घटकर पर, राइट। सो as of now it is controversial, but largely through the validation by historians, Ghatkarpar is known as the one of the 9 jewels, clear, and you will largely found over the internet that Harisena was the member of 9 gems, clear. That is why it is controversial. So if this examination it is asked, like if Harisena is mentioned and Ghatkarpar both are mentioned, then Ghatkarpar would be the right answer, because if Ghatkarpar would not be there, the Harisena is accepted, clear, fine. So that's why UPSC did not ask about whether they were the 9 gems or not. UPSC asked about the expertise of Harisena. हरिसेना ने लिखा क्या है, हरिसेना हुआ, हरिसेना ओल्ड पोइट हुआ करता था और किसके टाइम में हुआ करता था, दैट्स ऑल अबाउट हरिसेना, राइट। So whether he was member of 9 gems, it is little debatable and controversial, clear. Any doubt till now? Now further, this Vararuchi and Dhanvantari, physician, Ghatkarpar हो गया, Shanku, an architect who wrote the Shilpa Shastra, then sculpture and architecture Ghatkarpar, then Kahapanak, the astrologer who wrote the Jyotish Shastra, Vararuchi, grammarian and scholar, the author of the Prakrit Prakash, and then Vetal Bhatt, a magician who wrote the Mantra Shastra, clear. Then coming to the Kumar Gupta, next ruler, he founded the Nalanda University. There are some facts about the Kumar Gupta, and because of his, like, Huna were at the peak when they were keep invading northwest territory, right. So this, like, entire period was unstable, clear. The first attack during his reign was repulsed by the prince Skandagupta. He was son of Kumar Gupta. तो स्कंदगुप्त ने पहला जो अटैक था उसको रिपेल कर दिया था, लेकिन बाद में होना, like, they keep invading and they made the Gupta Empire at the northwest part weaker, clear. And further, the weak Gupta Empire could not resist the empire, could not save the empire from the attacks of Huna. Now Skandagupta, he faced the and refers the Hun successfully. Junagadh inscription talks about that Pandadatta got the Sudarshan lake repaired. अब देखो, Pandadatta ने सुदर्शन लेक को रिपेयर कराया, लेकिन कल मैंने आपको नाम बताया था किंग का, स्कंदगुप्त, ठीक है। सो पंडिता मेंशन हो गया है, लेकिन इट्स नॉट लाइक इट विल बी वेरी इन डेप्थ क्वेश्चन इफ इट इज आस्क्ड अबाउट द नेम ऑफ गवर्नर, ठीक है। तो स्कंदगुप्त आपने कल नाम नोट भी किया होगा, तो इसका स्कंदगुप्त वुड बी सफिशिएंट, क्लियर। नाउ अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य एंड लाइक local governors became feudatory kings. So during the reign of Skandagupta, you will find that the local governors of the Gupta period will become the feudatory king. It means some of them will declare independence, and on the basis of contract with these governors, that they will provide some resources like revenue and manpower, and on the basis of that they will be given some independence. So it shows the feudatory nature of government, clear. So now governor becomes the autonomous with respect to administration and military power. So here you will find Gupta period onwards, you will find the nature of governorship would be changed, like the Greek governors, where Kshatrapas had the power to rule administration, clear. But the empire like Maurya and King Gupta, where the polity was centralized. जैसे मैंने कल बताया भी था कि पॉलिटी वॉज सेंट्रलाइज बट एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डिसेंट्रलाइज। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ऑफिसर हुआ करते थे, बट नाउ हियर गवर्नर विल स्टार्ट exerting their power, because now this the rulers who are very strong at the center, they will become weaker,
right? That is why it will happen. Now here now that's why when they become weaker, so North India would be disintegrated. तो क्या होगा, ये जो गवर्नर्स होंगे थानेसर के, कन्नौज के, वल्लभी के, ये क्या करेंगे, अपनी पावर को expand करेंगे and they will declare the independence. This is how they will establish their own kingdoms as like by coronating themselves as king. Clear? That is why this entire empire would be disintegrated into further kingdoms. Pushyabhuti of Thanesa, like Pushyabhuti, Maukharis and Matrakas had some relations, family relations also, and Hunas at the western, Gandhar, Punjab और western Kashmir, ये post Gupta period में हाथ से निकल चुका है. Clear? सो गुप्ता एम्पायर में अब जो डिसइंटीग्रेशन हुआ है इसमें नॉर्थ वेस्ट वीक हो चुका है, नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री, ठीक है, विल कैप्चर्ड बाय द सेंट्रल एशियन ट्राइब कॉल्ड एज हुना. क्लियर? नाउ साउथ इंडिया में क्या हाल है देखते हैं. द चालुक्यास ऑफ बादामी विल कैप्चर रिप्लेसिंग कर्नाटका, नहीं, द पल्लवास ऑफ कांची, राइट. सो अभी क्या है कि फर्दर साउथ इंडिया में चालुक्यास रिप्लेस करेंगे एंड पल्लवा ऑफ कांची रिप्लेस करेंगे. तो गुप्ता पीरियड की सोसाइटी की बात करें तो ब्राह्मण सुप्रीमेसी इंक्रीज, ब्राह्मण की सुप्रीमेसी इंक्रीज होती जाएगी. दे विल गेट मोर लैंड एज मोर लैंड फ्रॉम द गुप्ता रूलर्स, लाइक सो दैट ब्राह्मणास कैन वैलिडेट देयर अथॉरिटी, राइट. सो दे विल गेट मोर एंड मोर लैंड एंड दे विल एक्सर्ट मोर their supremacy over large number of land grants will be given to them and the caste proliferated into numerous सब कास्ट. अब ये जो कास्ट होगी ये सब कास्ट में कन्वर्ट होती जाएगी. वाई? बिकॉज ऑफ द की लाइक कॉन्टिन्यूस इन्वेजन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट इंडिया. तो क्या होगा कि लाइक चांडालास, मलेच्छास ये सब आएंगे. बिकॉज जैसे मैंने कल भी बताया था कि लाइक जो वॉरियर क्लास होगी उसको क्षत्रिय में रखेंगे, जो लोअर क्लास होगी उसको सब शूद्रास में रखेंगे, जो और लोअर क्लास होगी उसको चांडाल्स बोल दिया जाएगा, उनको अनटचेबल्स बोल दिया जाएगा, ठीक है. एंड देयर गॉड्स वर ऑल्सो फर्दर असिमिलेटेड टू द इंडियन कल्चर. तो उनके गॉड्स को अपने गॉड बनाया जाएगा, अपने गॉड को उनके गॉड बताया जाएगा, और इस तरीके से नाउ इनकारनेशन काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट वुड बी देयर इन इंडिया. तो अब जो मॉडर्न रिलीजन है हिंदू का, हिंदुइज्म का, वो हमें कहाँ से देखने को मिलेगा? गुप्ता पीरियड से. गुप्ता पीरियड के पहले ब्राह्मणिज्म था, अब हमें क्या देखने को मिलेगा? हिंदुइज्म का पहला, विच इज नोन एज अर्ली भागवतिज्म, वैष्णविज्म. So we will find the establishment of Bhagavatism, Vaishnavism, that will be later become the part which is of the term which is known as Hinduism. Clear? So जो modern caste structure है और जो modern religious structure है वो हमें उसका first seed हमें कहाँ देखने को मिला? गुप्ता period. Clear? Any doubt? Okay. So now Shudras का status. So the social and economic status of Shudras improved during that period. Why it is improved? क्योंकि जो रिजिडिटी है वो अब लिबरल होगी, लूज होगी. सो नाउ बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टिंग बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविकास, द कॉम्पिटिटर्स वुड बी देयर एंड नाउ ब्राह्मणिज्म विल ट्राई टू रिफॉर्म its cult and they will inculcate more and more people now, because if the varna system would be rigid, it would be very difficult for the like establishment of varna system to get more and more number of tribes into the varna system. तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा उनके लिए कि अगर वो रिजिड सिस्टम रखेंगे वर्ना सिस्टम का, तो जो बाकी ट्राइब्स इंडिया में बची हैं, आई हैं, अमलगमेट हुई हैं, असिमिलेट हुई हैं, उनको हम क्या स्टेटस देंगे? तो इसलिए जब कास्ट सिस्टम, वर्ना सिस्टम जो रिजिड था वो थोड़ा लूज होगा, लिबरल होगा, तभी कास्ट से सब कास्ट में कन्वर्ट होगा. क्लियर? और जो नए ट्राइब्स आएंगे सो दे विल फॉलो Hinduism, like Bhagavatism, Vaishnavism rather than Buddhism and Jainism. क्योंकि आपको याद होगा जब ये मैंने कल की क्लास में बताया था कि जब जो वेस्टर्न ट्राइब्स आना शुरू होती है इंडिया में, सेंट्रल ट्राइब्स, सो नाउ द कुशानाज एक्चुअली गिवन मोर एंड मोर वेल्थ टू दीज ट्राइब्स ऑल्सो, given more and more donation to the Mahayan people also. This is how Mahayana got corrupted. So अगर अब now this is the competition, like who will give more fund to whom, like that only. तो अब ट्राइब्स आ रही हैं, लोग आ रहे हैं इंडिया में वेस्टर्न साइड से, वेस्टर्न बॉर्डर से, अब वो जैनिज्म ज्वाइन करेंगे, बुद्धिज्म ज्वाइन करेंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन द टैक्टिक्स एंड द लिबरेशन और द रिफॉर्म्स गिवन बाय दीज टू सेक्ट्स. क्लियर? सो बुद्धिज्म ने जब डोनेशन प्रोवाइड करना स्टार्ट किया तो महायान करप्ट हुआ. क्लियर? या बुद्धिज्म करप्ट हुआ इन द फॉर्म ऑफ महायान. क्लियर? एंड जब ये ट्राइब्स आई इंडिया में तो विद रिस्पेक्ट टू द एग्जिस्टिंग ब्राह्मणिज्म, so they make
they made Varna system more liberal. Right? So this is the difference or the impact of the invasion of Central Asia contact. Clear? Now Shudras. Now Shudras were allowed to read Ramayana, Mahabharata. Earlier they were not allowed. Right? Then there's second category introduced of Shudras. So Shudras में category आई untouchables. पहले वो remote areas में रहते थे लेकिन untouchables नहीं थे. अभी क्या untouchables? जैसे Chandalas, Malichas, they were Nishats. The status of women deteriorated further in the Gupta period. So women की condition तो खराब होती ही जा रही है, right? Now there was no Parda system, but the evidence of Sati found. अब ये जो modern Sati है वो में inscription of Iran in Madhya Pradesh we will found that. Now the period advocating a celibate and austere life for widows were also found. So the period advocating a celibate and austere life for widows, it means now widow remarriage stopped. Clear? So it means the women conditions deteriorated. Clear? Now रिलीजन की अगर बात करें ना टेम्पल बेस्ड सेक्टेरियन कल्ट्स पहली बार पॉपुलर हुआ ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी में. आइडल वर्शिप स्टार्ट हुआ था या इमेज बेस्ड वर्शिप स्टार्ट हुआ पहली बार बुद्धिज्म में. क्लियर? एंड देन आइडल वर्शिप और टेम्पल का जो पहला कॉन्सेप्ट आया वो ब्राह्मणिज्म में गुप्ता पीरियड में. तो अर्ली टेम्पल अगर आप आर्किटेक्चर ही पढ़ोगे तो यू विल फाइंड दैट अर्ली टेम्पल्स बिलोंग टू गुप्ता पीरियड. क्लियर? नाउ संस्कृत वाज फर्मली एस्टैब्लिश्ड. अब ये जो लैंग्वेजेस थी जैसे पाली प्राकृत, अब संस्कृत को एक्सपेंड किया गया, संस्कृत को स्ट्रेंथन किया गया, संस्कृत को पॉपुलराइज किया गया. ठीक है? तो अब जो फर्दर टेक्स्ट मिलेंगे देखोगे आप गुप्ता पीरियड ऑनवर्ड्स दे वर लार्जली इन संस्कृत लैंग्वेज. क्लियर? नाउ अब फर्दर हिंदुइज्म एक्वायर्ड इट्स प्रेजेंट शेप. तो जो प्रेजेंट शेप है हिंदुइज्म का वो दैट स्टार्टेड विद गुप्ता एज. नाउ भागवतिज्म व्हिच वाज सेंटर्ड अराउंड द वर्शिप ऑफ भागवत और विष्णु एंड हिज इनकार्नेशन. Like for example, later Vishnu came to be identified with Krishna Vasudev. क्यों? क्योंकि कृष्ण एक्चुअली वृष्णि ट्राइब के किंग हुआ गॉड हुआ करते थे. वृष्णि ट्राइब वाज वर्शिपिंग कृष्ण. ठीक? सो कृष्ण लाइक बिकेम कृष्ण वासुदेव और जो वासुदेव भागवतिज्म और आल्सो आइडेंटिफाइड विद द वैष्णविज्म. तो जो भागवतिज्म था जिसमें विष्णु की पूजा होती थी तो विष्णु को अब विष्णु भागवत जो भागवतिज्म में जो गॉड थे वो कौन थे? विष्णु. ऋषि ट्राइब जो हुआ करती थी वो कृष्ण की पूजा करती थी. कृष्ण को बताया गया विष्णु के इनकारनेशन. क्लियर? सो नाउ ग्रेजुअली ऑल दीज इनकारनेशन लेड टू द एक्सपेंशन ऑफ भागवतिज्म. और भागवतिज्म में क्या था? विष्णु के वेरियस इनकारनेशन थे. तो भागवतिज्म बिकेम वैष्णविज्म. क्लियर? दिस इज हाउ वैष्णविज्म स्टार्टेड. राइट? एनी डाउट फर्दर एनीवन? Now the new religion was quite liberal and assimilated the lower class also. The Puranas were written to popularize the virtues of each one of these incarnation. Mahayana Buddhism was overshadowed by Bhagavatism. So अब during the end of the Gupta period Mahayana Buddhism भी decline हुआ और Gupta period के last तक आते आते आप देखोगे कि there were various only very small spots would be there of Buddhism. Gupta period onwards Buddhism का जो follower है जो expansion है वो decline. क्योंकि अब Brahmanism in the form of Vaishnavism, Shaivism will reform itself, as well as there will further tradition will came into existence like Bhakti tradition. Clear? So it will further reform and provide the liberal attitude. Clear? This is how like what the platform was given by was provided by Buddhism. Now the same platform was provided by Hinduism also in the form of Bhakti tradition. So that's why now this tradition of Mayan Buddhism will decline. Idol worship become a common feature now. Clear? Then there was also a spread of Tantrism in India in this period, like mysticism. Okay? Then magic, spell, and all these things. So Tantrism will start over. So Shakti, the worship of Shakti cult will be started from the Gupta period itself. Then here, this is all about Tantrism. Clear? Then we'll coming to here. See, it resulted in the introduction of the worship of female deities in these religions. So now here Tantrism introduced the female deities. Clear? In the Gupta period itself. तो अब शक्ति का कल्ट बनेगा, फिर शक्ति से फर्दर गॉडेस आएंगी. Like some would be the new goddess, some would be the reincarnated form of शक्ति. Okay. Now literature की बात करें तो literature is called as the golden age of art and literature because if you look at the nine jewels also, you will find that they provide the various important information in the form of literature, right? Then the two great epics also, Ramayana and Mahabharata, was compiled during this period, like finalization of Ramayana and Mahabharata were done during this period. Beginning of the writing of the
पुराना, तो पुराना लिखने शुरू हुए थे और 1200 तक सी तक लिखे गए थे। नाउ क्लासिक वर्क्स मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कालिदास के बारे में। शूद्रक, राइटर ऑफ द प्ले मृच्छकटिकम। देन विशाखदत्त, ऑथर ऑफ मुद्रा राक्षस के बारे में कल मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। देवी चंद्रगुप्तम, लाइक भैरवी, दांडिन, अमर सिन्हा, भाषा, भट्टी, विष्णु शर्मा। तो सब ये सारे जितने भी राइटर्स हैं प्लस उनके वर्क्स हैं, दे आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू विद वंस। हाँ बोलो। देखो ऐसा है कि आपको नाम तो याद रखने हैं, लेकिन बुक्स का डिटेल्स लाइक व्हाट आर द थीम ऑफ, ठीक है, नॉट ऑल, लेकिन जितनी लिखी मेंशन की गई हैं उसमें से आउट ऑफ 7 देयर वर 5 और वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल 6 लिखी हैं ना। तो हियर दीज बुक्स आर इंपॉर्टेंट। वन बुक दैट वाज, 2 books out of these books were not asked in examination, like for example ज्योतिर्विदर्भन, ठीक है, तो और ऋतु संभारा, they were very, there are 2 books which are asked in very few examinations, right? Other than that, out of these books, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्र, कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूत, they all are repeatedly asked in various examinations including, हाँ शुरू के नाम, ठीक है, दैट इज योर चॉइस कि कैसे याद करोगे, लेकिन जैसे भी याद करना, ये याद रखना उसके पीछे लॉजिक क्या था या उसको कैसे निमोनिक बना रहे हो, ठीक है। हाँ ऋतु से याद कर रहे हो, लेकिन आप याद रखना कि ऋतु से क्या याद किया था, ठीक। हाँ हाँ, कौन सी बुक? कालिदास बुक, अच्छा, दिस ऑल अबाउट योगा, ठीक है, मध्यम योगा, ठीक है। तो दिस provides the details about the Vedic concept of yoga, like including the role of astronomy in yoga। जैसे हम जब योगा करते हैं तो हम, आपको याद होगा कि कुछ योगा पोस्चर ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हम कहते हैं कि लाइक देयर आर वेरियस इंद्रियाज, so what kind of indriyas would be functioning during the, so how these yoga postures are connected with astrology and astronomy, clear? So these older books are very important with respect to the postures of yoga, importance of yoga, astronomy, astrology, and how this like movement of the planets can be calculated through the mathematics, राइट। तो आज हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं कि डिस्टेंस क्या थी, लेकिन पहले राइटर्स ने विदाउट एनी दिस मूविंग ऑब्जेक्ट दे आइडेंटिफाइड एंड कैलकुलेटेड डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून, अर्थ एंड सन approximately, right? So that is why these books are very important to know with respect for examination. Now coming to further where we left, Vishakadatta Bhairavi, writer of a Sanskrit kav in the 6th century, एक कीर्तार्जुनी which describe the combat between Arjuna and Lord Shiva, भैरवी, ठीक है। तो कुछ बुक्स लाइक भैरवी, ये कुछ बुक्स ऐसी हैं जो हमें लाइक पुराणास का बेस प्रोवाइड करती है कि लॉर्ड शिवा का अर्जुन के साथ भी कोई बैटल हुआ था। तो जब आप शिव पुराण में एक ऐसी कहानी भी है लाइक दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम भैरवी, और वी कैन ऑल्सो से दैट लाइक सम स्कॉलर्स से दैट भैरवी वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम पुराण, ठीक है, दो वी डू नॉट हैव एनी फैक्ट, लेकिन दे हैव द सिमिलर स्टोरीज, राइट। सो दैट्स व्हाई दीस बुक्स आर इंपॉर्टेंट। नाउ अमर सिन्हा ऑलरेडी अमर कोश लिख चुके, संस्कृत लेक्सिकन है, लाइक संस्कृत की ये डिक्शनरी कही जाती है, ठीक है। Then we have Vishnu Sharman, author of Panchatantra. Panchatantra also provide number of stories like Shakespeare stories. ठीक है, पंचतंत्र, that's विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मन और विष्णु शर्मा, ठीक है, दो both the names और both the names are like accepted by historians, clear? विष्णु शर्मन and विष्णु शर्मा दोनों नाम अगर दिए होंगे तो आप याद रखना कि both the names are correct. इकोनॉमी की बात करें तो गुप्ता पीरियड विटनेस इंक्रीज इन लैंड टैक्स, लैंड टैक्स इंक्रीज हुआ, तो 1/6 हुआ करता था, कहीं कहीं ऐसा मिला कि 1/4 और 1/3 भी लैंड टैक्स लिया गया। नाउ हियर द न्यू एग्रीकल्चरल टैक्सेस लाइक उपरिका एंड उद्रंग, उपरिका इज लाइक प्रोबेबली टैक्स इंपोज्ड ऑन टेम्परेरी टेनेंट्स, जो टेम्परेरी टेनेंट्स होते थे, जो पेजेंट्स टेम्परेरी हुआ करते थे, उनसे जो टैक्स हम लेते थे उसको क्या बोलते थे, उपरिका। एंड देन उद्रंग, द एग्जैक्ट नेचर इज नॉट क्लियर, दैट इज व्हाई the nature is not important of the tax imposed, the name of the tax
is important with for examination. Like the question could be asked Uparika and Udrang. So the term mentioned in the Gupta literature is known for what? Okay, or used for or refers to. कोई भी statement हो सकता है, किसी तरह की language हो सकती है. Right, so you should know that these were the agricultural tax. Now peasants were also subject to vesti, forced labor था. Clear? Now since most of the administration was managed by the feudatories, तो अब देखो feudatories का रोल बढ़ रहा है. Administration, Gupta empire was centralized empire, but at the later period the feudatories were introduced. So अब हम आगे देखेंगे जो feudatories, because Guptas were also feudatory, है ना, feudatory होते थे, right? So this is how they established the culture of feudatory become king. For example, दिल्ली सल्तनत में हमने देखा ना कि जब बलबन खुद रूलर बन गया तो उसने क्या किया, जितने भी बाकी नोबल्स थे उनकी पावर कम करने की कोशिश की. जब मैं बन सकता तो कोई और बन सकता है. क्लियर? इट्स लाइक दैट ओनली. सो तो डिक्लाइन होना शुरू होता है हुरन इन्वेजन की वजह से ट्रेड में. नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, सो फ्यूडेटरीज लाइक लोकल किंग्स एंड स्मॉलर चीफ्स वर देयर. द गुप्ता ब्यूरोक्रेसी वाज लेस एलिबरेट एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ मौर्यास. सो विल दैट स्टेटमेंट यू विल टेक राइट और रॉन्ग? Right, so you have to understand that then Gupta empire had the less efficient and less large bureaucracy than the Mauryan empire. The kind of the number of types of official was there in Mauryan empire would not, you will not find any of the further ancient medieval, in fact medieval rulers as well. ठीक है, जितने types के जितने departments Mauryan empire में बताए हैं अर्थशास्त्र में, हमें आगे एंशिएंट पीरियड इंक्लूडिंग मिडिवल पीरियड आल्सो विल नॉट फाइंड. ठीक है. नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वर हेरिडेटरी. तो अब नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हेरिडेटरी बनते हैं, क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वर टेकन लाइक हेल्ड बाय हुम? फ्यूडेटरीज. फ्यूडेटरीज बिकेम हेरिडेटरी. दैट इज व्हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट बिकेम हेरिडेटरी. पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक. नाउ अच्छा, हरिसेना के बारे में अगेन देखो, यहाँ पे एक हरिसेना का एग्जाम्पल दिया गया कि लाइक वन पर्सन can have more than one officer. Clear? जैसे for example Harisena. Harisena was cold poet also. Harisena was Mahadandanayak also. So when he was in court singing, he was like cold poet. Court से बाहर निकला तो आप गाने मत गाइए और आप you are like Mahadandanayak, and then you are also the Mahasandhi Vigrahika, like minister for war and peace. Clear? So one person or one member of the court can have multiple responsibilities. Then एम्पायर डिवीजन के स्ट्रक्चर क्या हुआ करता था? तो ऐसे प्रोविंस, देन डिस्ट्रिक्ट, देन सब डिस्ट्रिक्ट्स एंड देन विलेजेस. तो प्रोविंस वर नोन एज देशा, राष्ट्र और भुक्तिस, व्हिच वाज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय उपारिका. देन वी हैव डिस्ट्रिक्ट्स. डिस्ट्रिक्ट वर कॉल्ड विषयास. विषयास वाज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय विषयपति. देन वी हैव विथीस, सब डिस्ट्रिक्ट्स. देन इट वाज लाइक विथीस, सब डिस्ट्रिक्ट जो होते थे लाइक तहसील आज के टाइम पे, ठीक है, तो उनको कहते थे विथीस. एंड देन ग्राम. तो विधिपति भी बोलते थे इनको, सब डिस्ट्रिक्ट कॉल जो विधि हेड करते थे विधिपति. और दे वर आल्सो द फ्यूडल्स लाइक डायरेक्टली हैंडिंग ओवर द सब डिस्ट्रिक्ट. एंड देन ग्राम विलेज, ग्रामिका. क्लियर? नाउ द अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन. तो अर्बन में भी जो नगर हुआ करते, जो टाउन हुआ करते थे, आल्सो लाइक दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाउन्स वर देयर. क्लियर? तो किस तरह के टाउन थे? लाइक द मेंबर्स ऑफ द टाउन एंड अधिष्ठाना अधिकरण, अ बोर्ड ऑफ 5 मेंबर्स जो पूरा जो बड़े नगरों को मैनेज करते थे. तो देवर काउंसिल ऑफ 5 मेंबर्स. उसमें होते कौन कौन थे? द उपारिका, द नगर श्रेष्ठिन, द चीफ मर्चेंट, देन द सर्थवाहा, द चीफ कैरवन ट्रेडर, देन द प्रथमा कुलिका, द चीफ आर्टिसन और मर्चेंट. Then we have the Pratham Kayas, the chief in charge of revenue collection. So collectively, like a board of member, they will work as the administrator and also as the corporate council, who will be responsible for the administration of the larger towns. Then the judicial system was far more developed under the Gupta ruler than in earlier times. देखो modern times में judicial system was based upon the धर्मशास्त्रास, लेकिन अब क्या है, थोड़ा और डेवलप हो चुका था. धर्मशास्त्र बेस्ड था, लेकिन now we have more literatures like Puranas. तो अब वो और डेवलप हो चुका था जुडिशियल सिस्टम. व्हाई? बिकॉज द मोर पनिशमेंट्स एंड मोर क्राइम्स वर देयर. ठीक है, तो मोर टाइप्स ऑफ क्राइम्स देन मोर नंबर ऑफ पनिशमेंट वर मेंशन्ड इन द ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस, राइट? सो दैट्स व्हाई दिस मोर डेवलप्ड. सिविल एंड क्रिमिनल लॉज वर क्लियरली demarcated. Fine. Then however, like earlier periods, laws were based on the Varna hierarchy. So again, like
those who belong to the upper Varna will have the lighter punishment. Similar fashion was there. Then the supreme judicial power rested with the king, and he tried cases with the help of the Brahmanas. Then there was the office of Mahadandanayak, like Harisen. Then Uparikas and Vishapatis in their respective territory dispense their judicial functions. So king was the ultimate judge, but if the judgment was delegated by some officials also. ठीक है, तो महादंडनायक, उपरिकास, विषयपति. Now coming to the political development in Deccan during that period. तो हमने गुप्ता का political society और economy देखा, तो अब साथ साथ में parallelly what was happening in Deccan. Deccan में कौन rule कर रहे थे? Vakatakas, right? So Vakatakas of the Deccan, like the most prominent ruler of Vakataka was like Pravarsen and Rudrasen. नाम याद रखना, Pravarsen and Rudrasen. So the Vakatak had matrimonial ties with the imperial Gupta, right? So Rudrasen II of the royal Vakataka family was married to Prabhavati Gupta. Prabhavati की बात हमने की थी, ठीक है, of Chandragupta, daughter of Chandragupta II. So Vakat, after the death of Rudrasen, Prabhavati carried on the territory during the Gupta period, right? So here the Vakatakas are noted for having been patrons of the art, architecture and literature. तो जब आप इसलिए mention है because now Vakataka is very important for the cultural part also. तो गुप्ता पीरियड में वाकाटका का भी आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्चर का भी स्टाइल देखना होगा आपको. द रॉक कट बुद्धिस्ट विहारास एंड चैत्यास ऑफ द अजंता केव्स वर बिल्ट अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द वाकाटका किंग हरिसेन. So Harisena was Vakataka king other than the one of the court poet, right?